इसलिए मेडी सर्कल के ये जो 3 एपिसोड्स हैं वो भी प्राइड मंथ पे ही बेस्ड हैं और हम लोग ने भी मेडी सर्कल में प्राइड मंथ सेलिब्रेट करने के लिए बिंदास को विद डॉक्टर कुमार कामरे में उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे चर्चा करने का डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंटली अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो करीब सन 2000 में बिल क्लिंटन ने सबसे पहले ऑफिशियल तौर पे प्राइड मंथ की शुरुआत की थी। अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये कई देशों में फैलता जा रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि प्राइड मंथ का झंडा जो है वो बिल्कुल ही कलरफुल है, उसमें कई सारे देशों के कलर्स शामिल है, यानी कि हर एक देश में LGBTQ को बहुत ही इज्जत से देखा जाए, उन्हें अपने ऊपर जो गर्व महसूस हो रहा है उस दूसरे में महसूस करें और उन्हें समाज का ही एक अंग, सोसाइटी का ही एक अंग माना जाए। इस पे आज की हमारी चर्चा है। वेलकम डॉक्टर कामले। गुड इवनिंग स्मिता जी। और आज इस टॉपिक को इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले तो मैं मेडी सर्कल को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जो आपने इस प्राइड मंथ को रेफरेंस में ध्यान में रखते हुए आज एक डिस्कशन ओपन किया है जो कई सारे टॉपिक्स की तरह बिहाइंड द डोर्स वाला डिस्कशन या इवन नो ऑलमोस्ट लाइक नो डिस्कशन का एक हिस्सा रहा है। सो इट्स अ वेरी बहुत अच्छा स्टेप है आपका, एक इनिशिएटिव है कि प्राइड मंथ का हम हिस्सा हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारा क्या इसमें किए, तो मैं आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, आपने इसके लिए एक पहल की है। वेरी हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट। थैंक यू डॉक्टर कामले। समाज में जनरली जो LGBTQ तबके के जो लोग हैं, जो उनसे रिलेटेड हैं या जो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उन्हें बिल्कुल ही कैटेगराइज करके ही देखा जाता है। कई बार ये एक्सेप्टेंस नहीं होता है। एक्सेप्टेंस से शुरुआत ना करते हुए मैं शुरुआत इस चीज से करना चाहूंगी कि बहुत लोग जो इनका मतलब ही नहीं समझते, क्यों प्राइड मंथ सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो क्या है और इससे जुड़े हुए लोग क्या है, इससे जुड़े हुए फैक्ट्स क्या है, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, प्राइड मंथ जो है वो हर साल जून के महीने में ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे का मेन कारण जो मतलब क्या है, क्यों है प्राइड मंथ, तो बेसिकली ये जो है LGBTQI इस टर्मिनोलॉजी को लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, असेक्सुअल, इंटरसेक्स, ये सारे जो टर्म्स को मिलाकर जो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, उस अंडरस्टैंडिंग या उस डेफिनेशन को हमारे पूरे इस सोसाइटी का एक हिस्सा है वो, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये प्राइड मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली अगर इसके पीछे का इतिहास जाने, हिस्ट्री, तो अमेरिका में 1800 के साल में, मुझे टोटल ईयर याद नहीं है, बट जो है एक रेवोल्यूशन, मतलब एक प्रोटेस्ट हुआ था जब एक स्टोन वॉल नाम की एक जगह है जहां पर जो गे कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग थे वो खुशी खुशी रह रहे थे, उनसे समाज में किसी को परेशानी नहीं कर रहे थे, कुछ तकलीफ नहीं दे रहे थे, बट वहां पर उनके ऊपर हमला किया गया, मतलब उनके ऊपर एक तरीके से अटैक किया गया और डिस्क्रिमिनेटरी तौर पे वो, क्योंकि गे फीलिंग रखते हैं, गे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको डिस्क्रिमिनेट करने के तौर पर उनके साथ बर्ताव किया गया। और उसके बाद बहुत सारे लोगों उसके बाद एक बैकलैश आया। वहां के जो गे कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट आगे चल के थोड़ा वायलेंट फॉर्म भी हुआ, बट आगे चल के ये एक बहुत बड़ा स्टेप था उस समय, उस हिस्ट्री के स्टेप में, कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन जिनका है, सेम सेक्स के प्रति जिनको अट्रैक्शन रहता है, तो इस कम्युनिटी ने एक आवाज उठाई कि हम दबेंगे नहीं। तो इसी को आगे चल के जब इस घटना की बाद में याद की गई तो इसे एज एक एनिवर्सरी के तौर पे देखा गया और आगे चल के फिर इस एक इवेंट को पूरे एक महीने के रूप से
ऑब्जर्व किया गया। इसे एज अ जून के महीने में पूरे वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किया जाता है, और ये तब से मतलब काफी पुराना ये है। लेटर ऑन जो है इससे जुड़े हुए कुछ अहम फैसले वेस्टर्न कम्युनिटी के थ्रू हमें देखने को मिले। जैसे अमेरिका में आपने कहा कि बिल क्लिंटन ने ऑब्जर्व किया था, उसके बाद बैराक ओबामा भी है, उन्होंने भी काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए थे, और प्राइड मंथ से जुड़े हुए उनका भी उन्होंने भी कुछ अहम फैसले लिए थे, वो जो क्या कहते हैं पॉजिटिव तरीके से इसे एक्सेप्ट करने के हिसाब से थे। तो ये है बेसिक एक मूल ढांचा, बेसिक ढांचा जो है प्राइड मंथ का। तो एज अ पर्सन आप और मैं क्यों डिस्कस कर रहे हैं प्राइड मंथ में, हमारा क्या काम है? तो प्राइड मंथ में बेसिकली हमारी जो नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर की डाइवर्सिटी है, जो भी है, उन सारी डाइवर्सिटीज को हम नेचुरल मानते हैं और जो कंसेंशुअल है और उसे हम एक्सेप्ट करते हैं जी। और इसमें हम प्राइड लेते हैं कि हाँ भाई वी आर ओपन फॉर एवरीबॉडी, इर्रेस्पेक्टिव आपको कौन पसंद है, आप महिला होकर महिला पसंद है या महिला होकर आपको पुरुष पसंद है, या आप पुरुष है और पुरुष होकर पुरुष को पसंद करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव आप कुछ भी पसंद करें, ये नेचुरल है और हम सब आपके साथ है। सबसे पहले तो ये जो हम हर बार टर्म यूज करते हैं एलजीबीटीक्यू, ये टर्म को ही हमें इस्तेमाल करने का जितना हम टाल सके उतना बेहतर है, क्योंकि हम ये टर्म्स इस्तेमाल करके एक लेबलिंग कर रहे हैं, और एज ए सोसाइटी हमें लेबल नहीं करना है। अरे जो व्यक्ति उसके जो तमन्ना रखता है उसके मन में, जो उसकी ख्वाहिश है, जिसे पसंद करना चाहे उसकी ख्वाहिश है, सो उसे हम लेबल क्यों करें जो नेचुरल थिंग है। तो नेचर के इस नेचर ने दिए हुए इस गिफ्ट को हम लेबल करने वाले कौन होते हैं? सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी जो कुछ भी है वो हमारे साथ है, हम हमारा ही हिस्सा है वो, और हम अलग नहीं है। मुझे ये उन्हें ये भी एड्रेस नहीं करना चाहिए। वी आर ऑल द सेम। सो दिस इज व्हाट इज द इसेंस ऑफ प्राइड मंथ। वी आर ऑल सेम, वी आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंशिएशन कि मैं किसे पसंद करता हूँ और किसे नहीं पसंद करता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिक इसेंस है इस प्राइड मंथ का। और डॉक्टर कुमार कामले, बहुत सारे स्कूल्स में जैसे सेक्स एजुकेशन की बात हो रही होती है, जो लोग इसको पहले डिस्कवर करते हैं वो कभी स्कूल में भी होते हैं। बहुत बार इस एज में यानी स्कूल एज में वो लोग इसको डिस्कवर करते हैं। तो स्कूल्स और उनके जो पीयर्स होते हैं उसमें ये किस तरह से एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, या किस तरह से उसको इनको एडुकेट करना चाहिए कि उन्हें एक स्पेशल कैटेगरी में या अलग तरह से ट्रीट नहीं किया जाए? एग्जैक्टली सबसे पहले तो सेक्स एजुकेशन हार्डली कुछ होता है, तो जो हार्डली कुछ हो रहा है उसमें भी एक और ऐसा टॉपिक कि जिसके बारे में हार्डली कुछ बात की जाती है। तो इसे सबसे पहले नॉर्मलाइज करना जरूरी है। जब हम बेसिक इंफॉर्मेशन बच्चों के बीच में बांट रहे हैं टुवर्ड्स अट्रैक्शन, टुवर्ड्स ओरिएंटेशन, तो जस्ट मेक इट सिंपल। It is normal to be attracted towards a female even if you are a female. It is normal to be attracted towards a man even if you are a man. Simple. And also it is, again, there is nothing wrong if you are a man and you are attracted towards a female. And there is nothing wrong that if you are a female and you are attracted to a man. So your attraction is normal. इतना सिंपल बेसिक अगर हम लोग बच्चों को पहले से ये बता पाए तो दिस इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा और कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये अगर बेसिक कंसेप्ट उनके बीच में बैठ जाता है तो अलग से और कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये मेल अट्रैक्शन टुवर्ड्स मेल को ये कहते हैं, फीमेल अट्रैक्शन टुवर्ड्स फीमेल को ये कहते हैं, अ पर्सन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बोथ सेक्सेस इसको ये कहते हैं। ये लेबलिंग ही बंद हो जाएगा अगर हम पहले ये एक बेस बता दें तो बहुत आसान हो जाएगा। तो सेक्स एजुकेशन इतना सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो बेसिक सी बात मैंने आपको शेयर की वो एकदम बेसिक है, एकदम बुनियादी बात है। इतना ही सिंपल अगर हम बच्चों तक बात पहुंचा सके तो बहुत आसान हो जाएगा। और डॉक्टर कुमार कामले, अब जो सेम सेक्स के प्रति जो ये अट्रैक्शन है, क्या इसको कहीं किसी तरह भी, मतलब बहुत लोग इसको मेडिकली ये समझते हैं कि ये कोई परेशानी है, जो कि एक एक्चुअली बिल्कुल ही नॉर्मल फेनोमेना है। इस तरह इस चीज को, इस मिथ को हम लोग कैसे बस्ट कर सकते हैं?
क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि इन्हें कुछ मेडिकली प्रॉब्लम है या इन्हें किसी इलाज की जरूरत है। जी डॉक्टर। एग्जैक्टली। इसके लिए इसी सेम धारणा को लेके कि भाई क्या सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्शन रखने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई जी मेंटल इलनेस है क्या, कोई इमोशनल इलनेस है क्या। इसके लिए एक स्टडी भी की गई थी जी जिसमें उन्होंने क्या किया, हेल्दी इंडिविजुअल्स को लिया, मतलब जिनको कोई शारीरिक परेशानियां नहीं है ऐसे इंडिविजुअल्स को लिया। जी दो ग्रुप्स बने, एक ग्रुप में जो सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्शन रखते उनको रखा, दूसरे ग्रुप में जो ऑपोजिट सेक्स के तरफ अट्रैक्शन रखते हैं उनको रखा, और इन दोनों का मेंटल इवैल्यूएशन किया गया। और एट द एंड ऑफ द स्टडी ये देखा गया कि दोनों में भी कोई फर्क नहीं है। जो इमोशनल हेल्थ से जुड़े हुए परेशानी है या जो इमोशनल हेल्थ के जुड़े हुए हेल्दी पैरामीटर्स है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। और इसी के स्टडी से आगे चलकर ये इन्फरेंस निकाला गया कि ओके, सेम सेक्स अट्रैक्शन होना कोई बीमारी नहीं है। जो हम DSM कहते हैं, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल हेल्थ इलनेस, जो अमेरिका से आता है, और एक सिंपल मोटे तौर पे बताया जाता है, एक किताब होती है जिसमें अलग अलग तरीके के मन से जुड़े हुए जो बीमारियां है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर ऐसे ऐसे लक्षण है तो इसे हम ये बीमारी कहेंगे, ऐसा लेखा जोखा उसने दिया है। फर्स्ट एडिशन में उसमें होमोसेक्सुअलिटी ये एज ए बीमारी देखा गया था। बट जब इसके ऊपर रिसर्च की गई, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो गया, तब उन्हें पता चला कि अरे भाई ये तो नॉर्मल चीज है, इसे हम बीमारी क्यों कह रहे हैं। तो अगले एडिशन में वो निकाल दिया गया। WHO ने भी काफी समय तक होमोसेक्सुअलिटी से जुड़े हुए कंसेप्ट को एज ए बीमारी देखा था, लेकिन बाद में उन्होंने भी होमोसेक्सुअलिटी को बीमारी के तौर जो क्लासिफिकेशन है उसमें से उसे निकाल दिया, और अब उसे एज ए नॉर्मल फिनोमिना, एक नॉर्मल चीज, नेचुरल चीज के तौर पर देखा जाता है। सो एनीथिंग रिलेटेड टू सेम सेक्स अट्रैक्शन इज नथिंग wrong about it, nothing wrong about it. एज इट हैज ऑल्सो बीन लीगलाइज्ड इन इंडिया, जो पहले इलीगल था, तो इन लोगों के लिए और भी बहुत परेशानी थी जब तक वो इलीगल था। यानी बहुत लोग इसके बारे में भी परेशान थे कि आप इसको गैर कानूनी बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। Exactly. जी इसके डॉक्टर। मतलब जिस लॉ पर ये बेस्ड हुआ करता था वो विक्टोरियन एरा, मतलब अंग्रेजों के जमाने का लॉ था। लेटर ऑन अंग्रेजों ने इस लॉ को क्या कहते हैं, सुधारना की है, इस लॉ को बदला है। जी और इसी से जुड़ा हुआ फिर हमने भी, जैसे हम एज एक नेशन ग्रो हो रहे हैं, एज ए सोसाइटी भी ग्रो हो रहे हैं, तो जैसे जैसे हमें जानकारी मिली हम भी इवॉल्व हो रहे हैं और हमने भी इसमें बदलाव लाया है। तो एज हमारे इसमें भी 377 में बदलाव लाया है, और जो बहुत ही एक पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव एकदम पॉजिटिव वेलकम है, वेलकमिंग चेंज है। जो सेम सेक्स अट्रैक्शन से जुड़े हुए जो कुछ भी पर्सनल चॉइसेस होते हैं व्यक्ति, उसे एक लीगल स्टैंड देता है, और उसे एक क्या कहते हैं, बीमारी बोलकर नहीं देखता है, या अननेचुरल बोलकर नहीं देखता है, अनैसर्गिक वहां पर शब्द इस्तेमाल किया था, उसे वो निकाल देता है। जी। और डॉक्टर कुमार का, हमने बहुत लोग जिस तरह से प्राइड मंथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, मुझे लगता है इंडिया फिर भी कई मामलों में काफी पीछे है, क्योंकि उस तरह से ओपन आर्म से इसको अभी भी स्वीकारा नहीं किया है। बहुत हद तक पेरेंट्स इस बात को छुपाते हैं, या यहाँ तक कि ये जो लोग उनके फ्रेंड्स और पीयर्स में भी ये डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। तो उनके अंदर जो एक मेंटल एक स्टेटस होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज ये बहुत ही नेचुरल है, और ये कोई उनमें फिर भी उन्हें कैटेगराइज किया जा रहा है, उन्हें उस खुले बाहों से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, बहुत बार उन्हें लेबलाइज किया जा रहा है, और उन्हें तरह तरह से परेशान भी किया जाता है, और साथ ही साथ उन्हें बीमार समझा जा रहा होता है। तो इस तरह से जो उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे होते हैं, उसको किस हद तक हम लोग कंट्रोल ला सकते हैं, और हमारे क्या स्टेप्स होने चाहिए इसे कंट्रोल में लाने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, जो कि इंडिया में अभी भी डिस्टेंट ड्रीम है। एग्जैक्टली। जो बेसिकली हमने बात की है, कई एपिसोड्स में हमने बात की है कि सेक्स एजुकेशन को एक इंट्रोडक्शन की जरूरत है,
उसे मेन स्ट्रीम में लाना जरूरी है, ताकि स्कूल के लेवल पर जब इसके बारे में सही जानकारी मिलेगी तो बच्चे को बचपन से ही इसके बारे में एक सही कंसेप्ट मिलेगा। जो भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जो कुछ भी है, उसके बारे में एक सही जानकारी मिलेगी। धीरे धीरे बच्चे, जब यही जनरेशन बड़ी होने वाली है, तो ये जनरेशन उस सही जानकारी को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू करने लगेगी, उसको इम्प्लीमेंट करने लगेगी। एज एन अडल्ट, एज इन आज की सिचुएशन में अगर हम देखें तो हम छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। हमारे वर्क प्लेस में हम किस तरीके से बर्ताव करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और हम लेबलिंग नहीं करते हैं, ये सारे छोटे छोटे सिंपल एफर्ट्स हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इसी के साथ साथ ये भी बहुत बड़ी चीज होती है कि मीडिया में किस तरीके से सेम सेक्स अट्रैक्शन को पोर्ट्रे किया जाता है। पहले हम देखते थे उसे बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से दिखाया जाता था, उसे बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था। अभी फिलहाल में रिसेंटली कुछ मूवीज आई है, जैसे अलीगढ़ आई थी, शुभ मंगल ज्यादा सावधान आई थी, तो ऐसे कुछ ऐसे बहुत सारे मूवीज थी, उसमें तो वो गे होने का वो कर दिखा रहे थे, वो थे नहीं, लेकिन शुभ मंगल ज्यादा सावधान, ऐसी बहुत सारे पिक्चर्स है जिन्होंने बहुत सारे पेरेंट्स के लिए एक आई ओपनर का काम किया है कि आप पॉजिटिव तरीके से उसे दिखाया है। जी बिल्कुल। लेटर एज में जो डॉक्टर कामले, अगर सपोज मैरिज के केस में अगर वो ये लोग अगर मैरिजेबल एज में है, तो वहां पर भी पेरेंट्स का एक बहुत प्रेशर होता है, वहां पर उन्हें अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये इसे बहुत ही अनयूजुअल, अनकॉमन मानते हैं। तो मैरिज में जो मैरिजेबल के एज के लिए जो लोग हैं, जो बिल्कुल योग्य है अभी मैरिज के लिए, उनके लिए जो ये एक दुविधा बन रही होती है, उसे वो किस तरह से अपने माँ बाप से बात करके दूर कर सकते हैं। एक सीरियल आई थी अमेज़न प्राइम पे, लाखों में एक, उसमें एक डायलॉग था, मैं हमेशा मेरी जिंदगी में वही इस्तेमाल करता हूँ, मुझे बहुत पसंद आया वो डायलॉग। अगर तुम ये ना जानो कि तुमको क्या चाहिए, पहले ये जरूर पता करो तुम्हें क्या नहीं चाहिए। सो अगर हमें अपोजिट सेक्स के पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन नहीं है, हमें उनके साथ जिंदगी नहीं गुजारनी है, तो कम से कम इस मामले में खुद को एंगेज मत कीजिए। अगर आप सेम सेक्स वाले पार्टनर के साथ शादी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये तो भी कीजिए कि अपोजिट सेक्स वाले पार्टनर के साथ जिसके तरफ आपको कोई अट्रैक्शन नहीं है, उसके साथ तो भी शादी मत कीजिए। इतना अगर वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सके, तो उसके वजह से दो लोगों की जिंदगी खराब होने से बच जाती है। एक जो खुद व्यक्ति जो शादी करने वाला है, और दूसरी जिससे उसकी शादी होने वाली है, ये दोनों नाखुश रहेंगे ऑब्वियसली। तो अगर कम से कम वो अपने इस सिचुएशन में ये तो भी कम से कम चीज को कोशिश कर सके कि मेरी शादी ऐसे व्यक्ति से ना हो जिसे मैं नहीं पसंद करता, इर्रेस्पेक्टिव। देखिए क्या है कि जब भी हम सेम सेक्स अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो हर कोई सिर्फ सेक्स के लिए ही उनका अट्रैक्शन है ये सोचता है। नहीं, किसी भी रिश्ते में, किसी भी आकर्षण में सेक्स के अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इमोशनल अटैचमेंट होती है, अट्रैक्शन होता है, केयरिंग होती है, एक दूसरे की तरफ जो केयर करने की भावना होती है, ये इतनी सारी चीजें होती है। तो एक व्यक्ति का अगर सेम जेंडर के व्यक्ति की तरफ अगर अट्रैक्शन है, तो वो सिर्फ सेक्स के लिए नहीं ढूंढता है ना, इट इज मोर अबाउट और एवरीथिंग एज अ होलसम। तो जैसे किसी भी लड़का लड़की के रिलेशनशिप में ये सारी चीजों का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सेम लेवल पे सेम चीज, सेम सेक्स अट्रैक्शन में भी ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत मायने रखती है। सेक्स उसका एक छोटा सा पार्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, वो कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। ये सारा का सारा चीज जो है सिर्फ अट्रैक्शन का है, आकर्षण का है। जो आगे के व्यक्ति का क्या सेक्स है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अट्रैक्शन है, वो व्यक्ति पसंद है। फिर वो अगर पुरुष है तो मैं पुरुष को पसंद कर रहा हूँ, या महिला है तो महिला, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इट इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन, और इसी को हमें फोकस करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर कामले। आज हमने प्राइड मंथ पे जो ये अपने एपिसोड की शुरुआत की है, आई होप दर्शकों को पसंद आ रहा है। अगर आपके कुछ भी सजेशंस है तो आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे मेरी सर्कल
वॉइस ऑफ हेल्थ केयर पे डाल सकते हैं हमारे हैंडल पे, और साथ ही साथ हमें मेल भी कर सकते हैं team@medicircle.in पे। प्राइड मंथ से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी सवाल है, कुछ क्वेश्चंस है जो आप डॉक्टर कामरे से जानना चाहते हैं, तो काइंडली हमें मैसेज करें, हम क्वेश्चंस को जरूर अपने शो में शामिल करेंगे। साथ ही साथ प्राइड मंथ से लेकर इंडिया में बहुत सारे कंफ्यूजन है। कुछ तो कुछ लोग बिल्कुल ही ऐसे हैं जो बिल्कुल मानते हैं कि ये बिल्कुल ही सही है कि हमें उन्हें एक ही नजर से देखना चाहिए और हमें उन्हें अपने सोसाइटी का एक अभिन्न अंग मानना चाहिए, बट फिर भी कई सारे ऐसी जगह हैं जहां अभी भी उन्हें ओपन आर्म्स से स्वीकारा नहीं जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड होगा वो इसी एक्सेप्टेंस पे होगा कि क्या पेरेंट्स, पीयर्स, फ्रेंड्स, सीनियर्स ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्या वो उन्हें बिल्कुल ही नॉर्मल बाकी लोगों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए, वो कहाँ गलत है, हम जरूर जानेंगे डॉक्टर कामदेव से अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए मेडी सर्कल। स्टे हेल्थी, स्टे ट्यून्ड टू मेडी।